अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई हैं उसके अंदर हमने हार्टली ऑसिलेटर और कॉलपिट्स ऑसिलेटर जो है उसके बारे में देखा, इन डिटेल देखा, और उसको हमने डिफ्रेंशिएट भी करके देखा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है। अब जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स की, ये दो टॉपिक हमने आज जो हमारे लास्ट टू टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, एक प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स और दूसरा क्रिस्टल कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये दो टॉपिक्स जो हैं ये आज हम कवर करेंगे। और प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स में हमने प्रैक्टिकली यानी जो आपका कॉलपिट्स ऑसिलेटर है वो किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करता है, और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल हार्टली ऑसिलेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है। दोनों का बेसिक डिफरेंस तो हमने पहले भी देखा था, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग वेरिएशंस हैं हार्टली ऑसिलेटर में, वो देखेंगे कि आप इसमें किस तरह से वेरिएशन ला सकते हैं अपने हार्टली ऑसिलेटर के अंदर। और फिर इसमें जो चौथा सर्किट है वो आर्मस्ट्रॉन्ग वेरिएशन इन द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, एक और तरह का ऑसिलेटर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। अब वो तो आप ट्यूनिंग तो आप किसी भी ऑसिलेटर की कर सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टर ऑसिलेटर है तो ये एक थोड़ा सा कॉलपिट्स और हार्टली से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम देखेंगे कैसे। और वो ट्यून्ड भी है तो उसके भी देखेंगे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम किस तरह से है। और उसके बाद एंड पे हम इसकी क्रिस्टल कंट्रोल ऑफ फ्रिक्वेंसी देखेंगे कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी को किस तरह से कोई क्रिस्टल अगर आप अपने सर्किट में लगा दे तो वो कैसे कंट्रोल करता है। तो स्टार्ट हम जरा प्रैक्टिकल, ये जो आपका कॉलपिट्स ऑसिलेटर है, पहले हमने जो पढ़ा था पीछे तो हमने देखा था कि कॉलपिट्स ऑसिलेटर में कैपेसिटर डिवाइड होता है और इंडक्टर जो है वो एक रहता है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको कहा था कोई भी आप ऑसिलेटर बनाए तो आपका जो नॉर्मल एलसी सर्किट है ना, यानी जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर इन पैरेलल टू ईच अदर हो, उसको हम एक ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, वो एक ऑसिलेटर सर्किट होता है, लेकिन चूंकि वो एक नॉर्मल एलसी ऑसिलेटर इतना अच्छा आपको वेरिएशंस नहीं दे सकता या इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता ऑसिलेशंस के, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग करते हैं। अब वो ट्यूनिंग में अगर आप प्रैक्टिकली तौर पे कॉलपिट्स ऑसिलेटर को यूज़ करें तो कॉलपिट्स ऑसिलेटर की ट्यूनिंग ऐसी होती है कि उसमें कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर, एक सी जो है उसको आप दो कैपेसिटर्स में डिवाइड करते हैं जो कि आपस में सीरीज में होते हैं, यानी C1 और C2, और दोनों ही वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं और वो इन पैरेलल होते हैं टू द आपका सिंगल इंडक्टर L के साथ। ठीक है, जबकि हार्टली ऑसिलेटर में क्या करते हैं कि हमारे पास एक C होता है, यानी सिंगल वेरिएबल कैपेसिटर C होता है, और आपके पास दो, जो एक इंडक्टर L होता था LC सर्किट का, उसको आप डिवाइड करके सेंट्रल टैपिंग के जरिए से आप उसको दो इंडक्टर्स यानी L1 L2 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इंडक्टर डिवाइडर कहते होते थे हार्टली ऑसिलेटर को, और इसी वजह से जो आपका कॉलपिट्स ऑसिलेटर है चूंकि इसमें कैपेसिटर डिवाइड होता था उसको कैपेसिटर डिवाइडर भी कहते होते थे। तो ये वही, इसके बाद हमने ये जो RFC हमने किया था, बेसिकली RFC का हमने देखा था, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल कहते हैं या RF चोक भी कहते हैं। ये जब आप अपने VCC के साथ लगा देते हैं कलेक्टर के ऊपर, सिंगल ट्रांजिस्टर आप कॉलपिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, आप हार्टली के लिए भी सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, और उसके मैंने आपको बताया था कि जो ये बेस पे आप इनपुट देते हैं, ये आप देख रहे हैं R1 और R2, ये दोनों रेजिस्टेंसेज हैं एट द बेस। ठीक है, जो कि पैरेलल टू ईच अदर हैं। और उसके बाद हमारे पास इमीटर के ऊपर जो है वो RE और CE जो है वो इसके आगे इन पैरेलल लगा हुआ है, जो कि स्ट्रे कैपेसिटर के तौर पे भी काम करता है RE के साथ। ठीक है ना, तो RE के साथ पैरेलल में ये लगा होता है। कलेक्टर पे आपने RFC लगा दिया, RFC मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल या RF चोक आप लगा देते हैं। उसका काम है कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि आपकी DC को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक किया जा सके और आपका जो आउटपुट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा AC इफ़ेक्ट आपको मिले, जिसको आप वापस फीडबैक करें अपने बेस के ऊपर। तो फीडबैक जब आप बेस के ऊपर वापस दें तो वो AC फीडबैक हो, उसमें DC के इफेक्ट कम से कम हो। तो RFC चोक जो है वो आप करंट को कंट्रोल करने के लिए या उसमें जो आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं, आपकी करंट के इफ़ेक्ट्स हैं, जो DC इफ़ेक्ट्स हैं, उनको कम करने के लिए RFC चोक आप इधर यहाँ पे RF चोक या RFC जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये CC जो है ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर के तौर पे लगता है जो आप कलेक्टर पे लगा रहे हैं। और बाकी तो ये VO जो है ये आउटपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे भी CC आपने एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है बेस के साथ। ठीक है, जिसको आपने कनेक्ट किया हुआ है आउटपुट के साथ ना, क्योंकि आपने आउटपुट से दोबारा फीडबैक एट द बेस देनी होती है। तो ये पूरा सर्किट है आपका प्रैक्टिकल कॉलपिट्स ऑसिलेटर का। इसी तरह से जब प्रैक्टिकल हार्टली ऑसिलेटर करेंगे तो सारा वही सर्किट है, आप देख रहे हैं R1 R2 भी वैसा है, Q1 आपका एक सिंगल NPN ट्रांजिस्टर है, उसके इमीटर पे जो है वो RE है, और उसके साथ पैरेलल में जो है वो स्ट्रे कैपेसिटर है, और इनको आपने ग्राउंड किया हुआ है, जैसे इधर ग्राउंड किया हुआ है। CC एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर इधर लगा हुआ है और एक कलेक्टर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है ना, एक बेस के ऊपर लगा हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लगाते हैं, कलेक्टर पे लगाने का मतलब है ताकि आउटपुट पे कम से कम DC इफेक्ट जाए। ब्लॉकिंग कैपेसिटर का काम ही है कि वो DC को ब्लॉक करेगा और AC को फ्लो कराएगा। तो आउटपुट पे अगर AC जाएगा और DC कम से कम जाएगा तो वही आउटपुट जब आप फेड बैक करेंगे बेस के ऊपर
यहाँ से, तो उसके रास्ते में भी आपने सीसी लगा दिया ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ताकि वो डीसी को ब्लॉक कर दे और यहाँ से भी मैक्सिमम एसी जो है वो आपके पास एट द बेस जाए Q1 पे, वापस फीडबैक जो आप पॉजिटिव फीडबैक कर रहे हैं ऑसिलेटर के लिए वो वापस इस तरह से जाए। और हार्टली में आपने L1 L2 इस तरह आपने 2 डिवाइड कर दिए, और C जो है वो एक वेरिएबल कैपेसिटर है, और आउटपुट इसी तरह जैसे VO आपने ली है ये उसी तरह से। तो सेम सर्किट है दोनों, सिर्फ एक फ़र्क है जो मैंने आपको पहले भी हमने पढ़ा था कॉलपिट्स और हार्टली का। तीसरा सर्किट अगर आप देखें तो आर्मस्ट्रॉन्ग वेरिएशंस इन हार्टली ऑसिलेटर, उसमें आपने जो थोड़ी सी वेरिएशन लानी है हार्टली ऑसिलेटर में, वो क्या लेके आनी है कि आपने L1 और L2 जो डिवाइड किए उनको आपने शुरू में कर दिया, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में म्यूचुअल इंडक्टेंस M भी होती है ना। जब आपने पीछे पढ़ा था कि जब इंडक्टर डिवाइड होता है तो उसकी एक सेल्फ इंडक्टर बन गया, इसकी इंडक्टेंस L1 है, एक ये सेल्फ इंडक्टर बन गया, इसकी इंडक्टेंस L2 है, और फिर इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस M भी होगी बीच में, ठीक है। तो L इन सब के L1 प्लस L2 प्लस M के बराबर होता है। बाकी आप देखेंगे इसके साथ क्या है कि उसी तरह का वेरिएबल कैपेसिटर एक ही यूज़ करें, सिंगल R1 R2 उसी तरह बेस के साथ लगे हुए इन पैरल, और RE जो है वो इमीटर पे लगा हुआ है, CE जो है वो पैरल टू द RE है। ब्लॉकिंग कैपेसिटर इस सर्किट में भी 2 लगे हुए हैं CC, ठीक है, या इस हर एक सर्किट में आप देखें 2 ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगे हुए हैं। इस सर्किट में भी 2 ब्लॉकिंग कैपेसिटर, एक आउटपुट की तरफ लगा होता है और एक जिसको आपने फीडबैक करना होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगा देते हैं। उसके बाद इस सर्किट में जो थोड़ा सा एक डिफरेंस है वो ये है कि VCC अब यहाँ पे लगा हुआ है जो आपके L2 के साथ कनेक्टेड है, और VCC सीरीज़ में है RFC उसके साथ VCC के साथ। तो ये एक थोड़ा सा जो वेरिएशन आप लेके आए हैं हार्टली ऑसिलेटर में, ये एक वेरिएशन है कि बजाय कि VCC पहले होता था कलेक्टर के ऊपर जैसे हमने ऊपर देखा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में VCC जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है मीटर के साथ, और ये इस L2 कॉइल के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है, और बाद में जाके मीटर से कनेक्ट हो रहा है RE के थ्रू और CC के थ्रू, लेकिन RFC इसके साथ इन सीरीज़ लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक वेरिएशन आप हार्टली ऑसिलेटर में लेके आए। और उसके बाद जो लास्ट सर्किट है आपका, उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या वेरिएशन आप लेके आए हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग वेरिएशन जो आप ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर है, तो इसमें जाहिर सी बात है सारा कुछ कलेक्टर पे ही लगा होगा, यानी VCC भी कलेक्टर पे, RFC भी कलेक्टर पे, इस तरह से इसके साथ लगा हुआ है। R1 R2 इसी तरह बेस पे लगे हुए हैं, 2 CC यानी ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, एक L2 के साथ और एक CC जो है वो L1 के बीच में लगा हुआ है जो बेस को जाके टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है उसी तरह, जो एक डिफरेंस है वो है कि पहले L1 और L2 वेरिएबल कैपेसिटर तो एक है, ठीक है, लेकिन जो आपका L है, जो आपका इंडक्टर है, वो डिवाइड होके L1 और L2 बन गए। लेकिन पहले होता था कि जब इंडक्टर डिवाइड होता था ना L1 और L2, तो वो आपस में इन सीरीज रहता था। यहाँ पे जब L1 और L2 अब इंडक्टर डिवाइड हुए तो वो आपस में भी पैरेलल में हो गए, ठीक है। L2 जो है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द L1, और आपस में वो पैरेलल में हो गए। तो ये एक वेरिएशन आप लेके आए हैं अपने आर्मस्ट्रॉन्ग जो वेरिएशंस हैं ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक जो है, अब ये चारों सर्किट का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, जो कॉलपिट्स का प्रैक्टिकल किस तरह का है, हार्टली का प्रैक्टिकल किस तरह है, फिर आपने आर्मस्ट्रॉन्ग वेरिएशन हार्टली ऑसिलेटर के अंदर की है थोड़ी सी, और उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग वेरिएशन जो है वो आपने कलेक्टर जो ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर उसके अंदर देखी है। तो इन्हीं चारों की ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने जहाँ पे बताई हुई है। जैसे चारों सर्किट्स में जो आपके रजिस्टर R1 R2 और RE हैं, ये इन चारों सर्किट्स में वो एक ही बात को बता रही है कि प्रोवाइड द बायस विद इनिशियल डिज़ाइन वैल्यूज प्लेसिंग अ क्यू पॉइंट अ लिटिल मोर टुवर्ड्स द कट ऑफ देन फॉर द नॉर्मल क्लास ए ऑपरेशन। क्योंकि हमने देखा था नॉर्मल क्लास ए ऑपरेशन में जो आपका क्यू पॉइंट है ना वो ऑलमोस्ट इन द मिडल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो क्यू पॉइंट है इसके लिए, इन ऑसिलेटर्स के लिए, वो लिटिल टुवर्ड्स द कट ऑफ है, और ये वो जो कट ऑफ की तरफ जो क्यू पॉइंट होता था वो क्लास बी को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पे जब प्रैक्टिकल हम देखेंगे तो देखेंगे क्यू पॉइंट जो है वो सेंटर में नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल क्लास ए एम्पलीफायर में होता है, वो टुवर्ड्स द कट ऑफ होता है। तो वो यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वो क्लास बी एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये एक हमने देखी बात। दूसरी हमने कहा कि कैपेसिटर सी इन सारे सर्किट्स में जो सीई कैपेसिटर है इज चूजन टू हैव अ रिएक्टेंस लेस देन RE/10, यानी उसकी रिएक्टेंस हमने जो चूज़ की है, जैसे इसकी जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस होती है, इस तरह कैपेसिटर में जो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है वो उसकी रिएक्टेंस होती है। तो सीई जो आप स्ट्रे कैपेसिटर इधर लगा रहे हैं RE के साथ सारे सर्किट्स में पैरेलल में आपने लगाया है सीई को, वो जो सीई है वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह के जो सीई
की है इन चारों सर्किट्स में, वो क्या कर रहा है, इसको इस तरह से आपने चूज़ किया कि उसकी रिएक्टेंस जो है वो लेस देन RE/10, यानी RE को अगर आप 10 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आती है आपने 10 टाइम्स RE को डिक्रीज कर दें तो वो उसकी रिएक्टेंस उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 2 ब्लॉकिंग कैपेसिटर हमने हर सर्किट में यूज़ किए हैं, चारों सर्किट में 2-2 ब्लॉकिंग कैपेसिटर CC जो है वो हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद उनका काम यही है, मैंने आपको बताया था कि DC को ब्लॉक करें और AC को फ्लो करें, हैविंग द रिएक्टेंसेज ऑफ फ्यू हंड्रेड ओहम्स, और उनकी रिएक्टेंसेज जो हैं वो फ्यू हंड्रेड ओहम्स के बराबर है, वो भी कोई ज़्यादा रिएक्टेंस मुजाहमत प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो द रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक जो RFC आपने हर इस सर्किट में, इधर भी RFC इधर भी, हर चारों सर्किट्स में RFC जो प्रोवाइड किया आपने, उसका काम क्या है कि पासिस द DC कलेक्टर करंट, वो DC कलेक्टर करंट को पास करता है, बट बाय रीजन ऑफ इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इट प्रिवेंट्स द करंट एट ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। वो DC कलेक्टर करंट को फ्लो तो कराता है क्योंकि जो CC है ब्लॉकिंग कैपेसिटर वो तो DC को ब्लॉक करता है ना, RFC उसको कंट्रोल करता है, वो उसको फ्लो तो करने देता है, लेकिन वो क्या करता है कि उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्योंकि RFC खुद एक इंडक्टर है, तो उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो प्रिवेंट करती है करंट को एट द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्लो करने से, तो वो करंट को मिनिमाइज करता है, यानी जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की जो करंट है उसकी वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस करता है। तो ये ऐसा उस तरह से ब्लॉकिंग कैपेसिटर की तरह DC को ब्लॉक नहीं करता, उसको फ्लो कराता है, लेकिन उसकी करंट को मिनिमाइज कर देता है। उसके बाद XL बी द इंडक्टिव जो है आपकी रिएक्टेंस ऑफ द RFC, अगर आप जो RFC चूँकि एक चोक है या कॉयल है तो उसकी आपकी इंडक्टेंस होगी, ठीक है ना, और वो एक इंडक्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है तो उसकी भी एक रिएक्टेंस होगी RFC की, और XC वो उसकी जो रिएक्टेंस है उसको XL से रिप्रेजेंट करेंगे। XC जो है वो किसी भी कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर की रिएक्टेंस को आप XC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि XL शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ XC, ये वैल्यू हमने यहाँ पे चूज़ की है, यानी जो रिएक्टेंस जो मुजाहमत आपका RFC प्रोवाइड कर रहा है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक या रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल है जो आपका, जो ये प्रोवाइड कर रहा है ना मुजाहमत, उतनी ये बहुत बड़ी है और या इक्वल है तकरीबन 10 टाइम्स ऑफ XC से, यानी जो आपका कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो जो ब्लॉकिंग कैपेसिटर है वो इतनी ज़्यादा मुजाहमत प्रोवाइड नहीं कर रहा टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, तो वो रिएक्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो आपकी कॉयल है जो चोक है वो बहुत ज़्यादा आपकी मुजाहमत प्रोवाइड करिए, तकरीबन 10 गुना मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ XC के बराबर उसको मुजाहमत प्रोवाइड करिए। सो ये सारी बातें ये इन चारों सर्किट्स की मैंने आपको बताई। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इन ईच सर्किट, सब में जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को अप्रोच करती है, ठीक है, विल बी वेरी क्लोज टू द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यानी इन सब की जो फ्रिक्वेंसी है चारों सर्किट्स की वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी FR के बराबर होती है, और आपको पता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसका एक ही फार्मूला हमने पढ़ा हुआ ना, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, सिर्फ डिपेंड करता है कि किसी सर्किट में अगर हार्टली ऑसिलेटर है तो हम उसमें L की वैल्यू चेंज हो जाती है, L इज इक्वल टू L1 + L2 + M, और अगर आपका कॉलपिट्स ऑसिलेटर है तो उसमें हम C की वैल्यू चेंज होती है, L एक ही रहता है, तो C जो है वो C1 C2 C1 + C2, ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो उसके बाद हमारे पास द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इन ईच सर्किट विल बी वेरी क्लोज टू द रेजोनेंट, और व्हेन द स्ट्रे कैपेसिटेंस CE को कह रहे हैं यहाँ पे, तो स्ट्रे कैपेसिटेंस ऑफ द वायरिंग आर जब इंक्लूड करते हैं द ट्यून्ड सर्किट इज कॉल्ड द टैंक सर्किट, तो जब आप कोई भी CE लगाएंगे RE के साथ पैरेलल में तो फिर एक टैंक सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये टैंक सर्किट है। जितने भी सर्किट्स हैं जिनमें हम ये RE के साथ पैरेलल में CE लगा रहे हैं, ये जो LC सर्किट्स हम बना रहे हैं ऑसिलेटर सर्किट्स, ये सारे आपके टैंक सर्किट है, बिकॉज इट्स ये जो CE का काम इसमें क्या है, इट सर्व्स एज अ रिसीवर ऑफ द जो टैंक सर्किट है इट सर्व्स एज अ रिसीवर ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, पार्ट ऑफ विच इज इंडक्टिवली कपल्ड टू द आउटपुट एज VO, ठीक है, तो जब स्ट्रे कैपेसिटर उसके साथ लगाएंगे तो वो आपका ट्यून्ड सर्किट जो है वो टैंक सर्किट बन जाएगा, क्योंकि फिर वो सर्व करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर के रिसीवर के तौर पे काम करेगा, जिसका एक हिस्सा जो है वो कपल होगा और आउटपुट प्रोवाइड करेगा VO, ठीक है ना। तो ये बातें उन्होंने बताई, उन्होंने कहा अब इसमें GM जो है वो आपको पता है वो ट्रांसकंडक्टेंस होती है, HFE जो है वो करंट गेन होती है, इनको हमने यहाँ पे कम से कम रखनी है, कंडक्टेंस की वैल्यू को भी और करंट गेन भी वैल्यू कम होगी, जितनी वो कम रखेंगे तो उससे होगा क्या कि आपको एश्योरेंस मिलेगी कि आपके ऑसिलेशंस जो हैं वो C1 C2 के बराबर जब होगी ना, यानी दोनों कैपेसिटेंसेस इक्वल हो जाएंगी, तो तब आपकी ऑसिलेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको करंट को मिनिमाइज करना है, उसके लिए कंडक्टेंस भी कम होनी चाहिए और उसके लिए आपकी जो करंट गेन की वैल्यू है वो भी कम होनी चाहिए। तो ये जो C1 C2 के बराबर हम किस में कह रहे हैं, क्योंकि C1 C2 आप किस में डिवाइड करते हैं कैपेसिटर को, कॉलपिट्स में आप C को डिवाइड करते हैं ना,
हार्टली में तो एल, चूंकि एल को डिवाइड करते हैं, हार्टली का तो ये वाली बात नहीं है। ये जो हम जिसमें कैपेसिटर को डिवाइड करते हैं C1 C2 करते हैं, ये बात हो रही है कॉलपिट्स की। तो कॉलपिट्स ऑसिलेटर में अगर C1 C2 के जैसे ही तकरीबन नियरली इक्वल हो जाता है तो फिर आपकी ऑसिलेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस और ये जो आपकी करंट गेन की वैल्यू को मिनिमाइज रखना पड़ेगा। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो वो स्टार्ट हो जाएंगे ऑसिलेशंस, बिकॉज इक्वल कैपेसिटेंसेस स्प्लिट स्टेटर ट्यूनिंग कैपेसिटर आर जनरली अवेलेबल, इसमें कॉलपिट्स में होते हैं। और हार्टली सर्किट में चॉइस ऑफ टैप पोजीशन टू द इज आर्बिट्री। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है आपने कि C1 C2 तकरीबन बराबर हों कॉलपिट्स ऑसिलेटर के अंदर, ताकि ऑसिलेशन स्टार्ट हो। हार्टली ऑसिलेटर में C1 C2 की तो कोई बात नहीं है, उसमें चूंकि L डिवाइड होता है तो वहाँ पे जो टैपिंग पोजीशन है वो आपने बड़ा ध्यान करना है कि आप उसको कहाँ टैप करें। क्या आप उसे कलेक्टर की तरफ टैप करें, जैसे मैंने पीछे भी आपको जब हार्टली ऑसिलेटर बताया था तो हमने ऊपर वाले पॉइंट को जो है यहाँ पे हमने इसको कहा था कि अगर ये पॉइंट आपका एक्स है और सेंट्रल पॉइंट जो है वो वाई है, तो एंड वाला पॉइंट हमने जी लिया था। तो मैंने आपको कहा था कि जो अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ कलेक्टर की तरफ इसको जो है वो टैप करेंगे, उसकी टैपिंग पोजीशन पे बड़ा डिपेंड करता है। तो फिर और अगर आप नीचे की तरफ टैप करेंगे तो एक वक्त में या तो आपकी आउटपुट में आउटपुट इंक्रीज होता है या फिर उसकी फीडबैक इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो अगर आप कलेक्टर की तरफ जाते हैं तो फिर आपकी फीडबैक इंक्रीज होती है, अगर आप इस तरफ जाते हैं, जी की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी क्या होता है, यानी सेंटर से नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी आउटपुट इंक्रीज होती है। तो ये इसका इन्वर्स रिलेशन था आउटपुट का, और तो टैपिंग पोजीशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो टैपिंग पोजीशन आपकी L2 इज 2 और 4 टाइम्स ग्रेटर देन L1, ये उसकी उन्होंने इंडक्टेंस बताई है। दिस रिड्यूसेस द हार्मोनिक कंटेंट इन द वेव फॉर्म, ताकि उसमें जो हार्मोनिक वो जो नॉन लीनियर इफेक्ट्स हैं, जो डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स हैं वो कम से कम आए। हार्मोनिक कंटेंट उसको कहते हैं, नॉन लीनियर इफेक्ट्स को या डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स को। उसके बाद ये आखिर में इन्होंने इसके बारे में बता दिया। इसमें भी हमने क्या किया है, पावर सप्लाई VCC, ये जो इस सर्किट में पहले वो बता रहे हैं कि वहाँ वो इन सीरीज़ ले ली है RFC के साथ ना, आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो पहले हार्टली में। तो पावर सप्लाई जो है इंट्रोड्यूस्ड इन द सीरीज विद द कलेक्टर इंडक्टेंस एंड RFC प्रिवेंट्स हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स फ्रॉम एंटरिंग द पावर सप्लाई। तो RFC का काम है कि वो करंट्स को कंट्रोल कर रहा है, कम से कम कर रहा है। जब आपने RFC इसके साथ सीरीज में लगा दी है तो वो जो इधर से करंट एंटर हो रही है ये उसकी वैल्यू को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है उसके पास। तो ये उसको प्रिवेंट कर रहा है हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स को पास करने से। दीज करंट्स प्रोवाइडेड बाय द विद एन ईजी पार्ट टू द एमीटर एंड ग्राउंड थ्रू द बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, बाईपास कैपेसिटर जो CC है उसको जब उससे गुजरेगा तो ये करंट्स उसको इजी पाथ देंगी ताकि वो इजीली ब्लॉकिंग कैपेसिटर से गुजर जाए। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स अगर नहीं होंगी तो वो इजीली गुजर जाएंगी। उसके बाद क्यू पॉइंट चूंकि हमारा कट ऑफ की तरफ आ रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा, तो अगर आप क्यू पॉइंट को रेज करना चाहते हैं ताकि वो हार्टली ऑसिलेटर में अगर आप चाह रहे हैं कि क्यू पॉइंट सेंटर की तरफ चला जाए, लाइक जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है क्लास A एम्पलीफायर का, तो उसमें क्यू पॉइंट को सेंटर में होना चाहिए। तो अगर आप क्यू पॉइंट को रेज करना चाहते हैं, द कलेक्टर इज कनेक्टेड टू टैप ऑन द सर्किट इंडक्टेंस। तो फिर आपको कलेक्टर जो है वो इस तरह से कनेक्ट करना है कि वो सर्किट की इंडक्टेंस को, यानी कलेक्टर की तरफ आपकी जो टैपिंग है ना वो टुवर्ड्स द कलेक्टर होनी चाहिए। सो कॉलपिट्स ऑसिलेटर इज वाइडली यूज होता है कमर्शियल सिग्नल जनरेटर्स में अप टू 1 मेगाहर्ट्ज तक। ज़्यादातर हम कॉलपिट्स ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं जिसमें आप कैपेसिटर को डिवाइड करते हैं रेदर देन हार्टली ऑसिलेटर। तो ये इसकी ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस है कॉलपिट्स ऑसिलेटर की हार्टली के मुकाबले में। वो तकरीबन 1 मेगाहर्ट्ज तक की सिग्नल जनरेटर्स जो हैं कमर्शियल जो यूज़ में आते हैं वहाँ उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इन चारों तरह की मैंने आपको प्रैक्टिकल ऑसिलेटर्स बता दिए, हार्टली के भी, कॉलपिट का भी, आर्मस्ट्रॉन्ग वेरिएशन हार्टली में, और साथ आपने कलेक्टर वाला भी देख लिया कि कलेक्टर पे जब आप ट्यूनिंग करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। उससे आप रेज कर सकते हैं क्यू पॉइंट को, ठीक है, ट्यूनिंग करके। वो क्यू पॉइंट जो कि नीचे आ गया था कट ऑफ की तरफ, आप उसको रेज करके सेंटर की तरफ लेके जा सकते हैं, लाइक इन नॉर्मल क्लास एम्पलीफायर। उसके बाद ये क्रिस्टल कंट्रोल ऑफ फ्रिक्वेंसी से आप क्रिस्टल जब लगाते हैं इस अपने NPN ट्रांजिस्टर के साथ, जब आप क्रिस्टल लगा देंगे, इसमें भी आप देखें वही 2 CC जो हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर हैं और LC सर्किट है आपके पास, नॉर्मल जो भी ऑसिलेटर सर्किट होता है LC सर्किट है, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल इसके साथ लगाया है, नीचे VCC है और उसके साथ RFC आपने लगाई हुई है ना। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसी सर्किट को FET की फॉर्म में देखें, यानी सोर्स गेट ड्रेन की फॉर्म में, BJT फॉर्म की बजाय, यानी अगर हम ये तो हम BJT ट्रांजिस्टर ले रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है ना, मीटर बेस और कलेक्टर वाली फॉर्म, ये हमने लिया FET वाला, यानी सोर्स गेट और ड्रेन
आपको पता है जो मीटर है वो सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो बेस है आपका वो गेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो कलेक्टर है आपका बीजेटी का वो ड्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन हमने, उसमें भी उसी तरह एलसी सर्किट होगा, आउटपुट पे वीओ देखें जैसे यहाँ लिए वैसे वहाँ पे भी ले लिए, और वीसीसी इसी तरह जैसे नीचे सप्लाई हम इधर से कर रहे थे और आरएफसी उसके साथ लगा हुआ था। उसी तरह के दो ब्लॉकिंग कैपेसिटर जो है, जैसे यहाँ पे सीसी और सीसी लगाए हुए थे, वहाँ पे भी एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर जो है वो सीसी यहाँ पे लगा हुआ है, और इनमें जो आरई के साथ जो आपकी गेट रेजिस्टेंस है आरजी, उसके पैरेलल में इसी तरह आर ई है जो कि सोर्स के साथ लगाई हुई है। सोर्स के साथ आर एस भी आप इसको कह सकते थे, हमने इसको इसी तरह रिसेंबल किया जैसे हम इधर जैसे मीटर पे लगाते थे तो उसको आर ई कहते थे, तो सोर्स पे अगर आप लगा रहे तो उसको आप आर एस भी कह सकते थे, लेकिन हमने इसको उसी तरह रखा आर ई, और आर ई के साथ पैरेलल में वो जो आपका स्ट्रे कैपेसिटर सी ई है वो लगा होता है। ठीक है, तो ये सारा वही सर्किट है। ब्लॉकिंग कैपेसिटर इसमें उन्होंने एक ही शो किया हुआ है सी सी, ठीक है, और यहाँ पे दो शो किए हैं। अगर बीजेटी में इसका मतलब है कि दो ब्लॉकिंग कैपेसिटर के साथ आप काम करते हैं। जब आप एफईटी में है तो आपको दो ब्लॉकिंग कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर से काम चल जाता है। ठीक है, तो वो ये आपने सीसी लगाया हुआ है। तो ये कलेक्टर ट्यून्ड ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है और ये एफईटी ट्यून्ड आउटपुट ऑसिलेटर है। ठीक है, तो ये दोनों का हमने देख लिया। दोनों में जो आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला तो नहीं चेंज होता, वो तो वही रहता है। क्रिस्टल इसमें भी लगा हुआ है, क्रिस्टल आपने इसमें भी लगाया हुआ है। दोनों में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी सी सी। एल सी का मतलब है कि क्रिस्टल, एल सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल की इंडक्टेंस को, और सी सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल की कैपेसिटेंस को। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको इस तरह करके लिखा है। तो इसमें आपने चूंकि क्रिस्टल फीडबैक, आपने क्रिस्टल को एज अ फीडबैक के तौर पे यूज़ किया कि आप क्रिस्टल के थ्रू फीडबैक वापस दे रहे हैं यहाँ पे बेस को, या फिर क्रिस्टल के जरिए फीडबैक यहाँ पे आप दे रहे हैं किसको, गेट को। तो इस तरह से आपने फीडबैक जो है वो थ्रू क्रिस्टल दे रहे हैं, और क्रिस्टल को सीरीज में लगाया हुआ है, और लो रजिस्टर रेजोनेंस जो है वो आप लो रेजिस्टेंस पे रेजोनेंस करा रहे हैं। सीरीज रेजोनेंस आपकी हो रही है। सीरीज रेजोनेंस का मतलब होता है कि जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। ठीक है, जो पैरेलल रेजोनेंस है उसमें मिनिमम करंट फ्लो करती है। तो ये उन्होंने बताया कि अगर सीरीज रेजोनेंस कब होगी, व्हेन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टिव होगा इस फ्रीक्वेंसी पे, तो तब आपकी सीरीज, यानी ये जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर जो है आपकी सीरीज रेजोनेंस होगी। ये सारी उन्होंने आपको बता दी रेजिस्टिव ब्रांच के तौर पे जब वो बिहेव करेगी। रेजिस्टिव ब्रांच के तौर पे वो कब बिहेव करती हैं? रेजिस्टिव ब्रांच के तौर पे वो तब बिहेव करती हैं जब आपकी रिएक्टेंसेस बहुत स्मॉल हो जाती हैं, यानी आपने सर्किट में जितने भी कैपेसिटर लगाए हुए हैं और इंडक्टर लगाए हुए हैं, जैसे आरएफसी कॉइल जो है एक इंडक्टर है, तो अगर उन सब की रिएक्टेंसेस बहुत स्मॉल हो जाएं, जिनको जो इग्नोरेबल हों, तो फिर आपका सर्किट जो है वो रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। और एक दूसरी बात ये भी कि जब रेजिस्टेंस ऑफ द, जो आपका रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर और इंडक्टर जब आपस में इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं ना, कैपेसिटर और इंडक्टर की रिएक्टेंसेस इक्वल अपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होके, तो फिर वो क्या कर देते हैं, जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ जो इफेक्ट बचता है वो रेजिस्टेंस का बचता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। तो अगर एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ जो पूरा सर्किट है वो रेजिस्टिव हो जाएगा, और ये फिर सीरीज रेजोनेंस में हम इसको देखेंगे। तो ये उन्होंने, ये मैंने आपको बता दी इसकी बात। उसके बाद ये कुछ टर्म्स इधर बताई हैं कि क्रिस्टल के जब आप इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल इलेक्ट्रोड्स का मतलब है क्रिस्टल का पॉजिटिव और क्रिस्टल का नेगेटिव आप यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द कैपेसिटर सी एच। सी एच का मतलब है होल्डर, यानी कैपेसिटेंस सी एच विद क्वार्ट्स एज अ डाइलेक्ट्रिक, जिसके ऊपर आपने उसको रखा हुआ है ना, उस होल्डर के ऊपर। ठीक है, तो वो जो आपका होल्डर की कैपेसिटेंस है जिसके ऊपर आपने वो क्रिस्टल रखा हुआ है, उसकी वजह से पैरेलल रेजोनेंस हो रही है, और उस पैरेलल रेजोनेंस की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो एफ पी है। सो बेसिकली एफ पी इज द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो इस क्रिस्टल की वजह से क्रिएट हो रही है। क्रिस्टल के अपने इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है एक तरह, और उस क्रिस्टल को आपने जिस भी होल्डर के ऊपर रखा हुआ है उसकी एक अपनी होल्डर की कैपेसिटेंस है सी एच, और उसकी वजह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। क्रिस्टल की वजह से जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है वो पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, वरना पहले हमने देखा था कि जब आपका सर्किट में जब आपने, और क्रिस्टल आपने लगाया भी क्यों सर्किट में, बिकॉज आप उसको फीडबैक थ्रू क्रिस्टल देना चाह रहे हैं। आप अगर थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल को इग्नोर कर दें ना, इसको खत्म कर दें क्रिस्टल के फिर, तो बाकी का जो सर्किट है पूरा वो आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट था। लेकिन जैसे ही आपने क्रिस्टल लगाया, क्रिस्टल के थ्रू आप इसको फीडबैक देना चाहते हैं, आउटपुट को वापस इनपुट पे देना चाहते हैं बेस के ऊपर, या यहाँ पे आप आउटपुट को जो है वो कहाँ देना चाहते हैं, गेट के ऊपर, तो फिर आपकी नई एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। जो पहली वाली रेजोनेंट, जो सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को अगर आप एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अब जो नई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इस क्रिस्टल के लगाने की वजह से आई है उसे एफ
FP कहेंगे, विच इज़ द पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो इसकी टर्म्स हैं ये हमने गिवन द रिएक्टेंसेस ऑफ द टू ब्रांचेस जो हैं ये कैसे डिटरमाइन होगी पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जब दोनों की रिएक्टेंसेस दोनों ब्रांचेस की इक्वल होंगी। अच्छा, अब ये बात ये क्या कह रहे हैं, ये बात ये कह रहे हैं कि आपके पास ये फार्मूला उन्होंने बताया कि XLC माइनस XCP इज इक्वल टू XCH, ये जो कि दोनों की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस कब होगी। XLC माइनस XCP माइनस XCH का क्या मतलब है, इसको ज़रा गौर से देख लें। XLC का मतलब XL, ये याद रखें, XL आप पढ़ते थे कि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, XC आपने पढ़ा था रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये भी XC क्या है, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। लेकिन ये जो L के नीचे C है इसका मतलब है क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल का जो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है एट क्रिस्टल, ठीक है, तो ये क्रिस्टल की वजह से बात हो रही है। XLC रिप्रेजेंट्स द इंडक्टर्स ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर ड्यू टू क्रिस्टल, ठीक है। और XCP किसकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, यानी ये वो P वो चीज़ है जहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस हो रही है, वो पॉइंट है, ठीक है। तो XCP का मतलब है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एट पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो XCP का मतलब हुआ रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एट पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। XCH का क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और है तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस, होल्डर की, जिस होल्डर के ऊपर आपने क्रिस्टल को रखा हुआ है। तो ये तीनों का मतलब है। XLC का मतलब है रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर और क्रिस्टल की वजह से, यानी ड्यू टू क्रिस्टल, और XCP का मतलब है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर और ड्यू टू पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या एट पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। XCH का मतलब है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो आपने एट होल्डर के ऊपर। तो ये उनका डिफरेंस है कि अगर XLC में से आप XCP की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास होल्डर की आ जाएगी। बेसिकली हमें होल्डर की रिएक्टेंस ही चाहिए ना, होल्डर की रिएक्टेंस इन दोनों की रिएक्टेंस के डिफरेंस के बराबर है, इंडक्टर की रिएक्टेंस के ड्यू टू क्रिस्टल और माइनस पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो हो रही है उसकी रिएक्टेंस, ठीक है, उस कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे आ रहा है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास होल्डर की रिएक्टेंस आ जाएगी। होल्डर की रिएक्टेंस हमें इसलिए चाहिए थी क्योंकि आपका क्रिस्टल होल्डर के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फिर अब आपने ये जो डिफरेंस फार्मूला, अब आप जरा फार्मूला इसको खोल के लिखिए फार्मूले को। XL आपको पता है इंडक्टर का जो रिएक्टेंस का फार्मूला 2πfL, ठीक है ना, इस तरह खुलता है। तो हमने उसी तरह खोला। F कौन सी है, पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। L क्या है, LC यानी इंडक्टेंस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, माइनस XCP का मतलब ये अब कैपेसिटर की रिएक्टेंस है ना, तो ये 1/2πfc का फार्मूला होता है। अब F कौन सी है, पैरेलल रेजोनेंट, क्योंकि आपकी हो रही है पैरेलल रेजोनेंस ना, तो पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और C क्या है, CC का मतलब है ये, अब ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर नहीं है CC का मतलब, यहाँ पे CC का मतलब है वो जो कैपेसिटेंस ऑफ द क्रिस्टल है, ठीक है, इज इक्वल टू XCH को खोलेंगे तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपका कैपेसिटर था ना, तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, तो 1/2πfc का फार्मूला लगेगा। और F कौन सी, पैरेलल रेजोनेंट की, और C कौन सी है, CH यानी होल्डर की कैपेसिटेंस जिसके ऊपर क्रिस्टल आपने रखा हुआ है। तो ये फार्मूला हमने खोल के रख दिया, इंडक्टर का लगाया, यहाँ पे कैपेसिटर का और यहाँ पे भी कैपेसिटर का फार्मूला लगाया। और इसको थोड़ा सा अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो माइनस, ये जो एक जैसी टर्म्स है पैरेलल लग रही हैं, इनको इकट्ठा कर लें एक तरफ। और क्योंकि आपने सारे से करना क्या है, बेसिकली आपने FP निकालनी है। व्हाट इज़ FP? FP आपकी चीज़ है पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो FP को आप अकेला करेंगे और यहाँ पे अब आपने जो है ये इनमें से कॉमन ले लिया 1/2πfp इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर आ गया 1/cc यानी कैपेसिटेंस ऑफ द क्रिस्टल प्लस 1/ch यानी कैपेसिटेंस ऑफ होल्डर, तो जिसके ऊपर आपने वो क्रिस्टल रखा हुआ है। और उसके बाद ये दोनों ऐड होके ना कैपेसिटेंस, अब ये दोनों सीरीज ऐड हो रहे हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैपेसिटेंस में अगर 1/c या प्लस 1/c1 या प्लस 1/c2 हो तो वो सीरीज में होते हैं। तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि जो आपका क्रिस्टल और जो होल्डर है ना वो सीरीज में, तो इन दोनों को जब सीरीज ऐड हो जाएंगे तो सीरीज ऐड होकर ये 1/c को रिप्रेजेंट करेंगे। सो वेयर 1/c जो CC प्लस 1/ch जो है वो 1/c के बराबर होगा। और ये पुट करने के बाद अब आपके पास ये जो FP है जो उधर चला जाएगा और 2π इधर नीचे आ जाएगा, तो FP का स्क्वायर बन गया 1/2π का स्क्वायर, और 1/LC दोनों तरफ का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ये पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है ये फार्मूला आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि जो पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है क्या इसकी वैल्यू ड्यू टू क्रिस्टल, इसकी वैल्यू क्या बड़ी है, या वो जो आपने सीरीज रेजोनेंस हमने शुरू में कर रहे थे बगैर क्रिस्टल की फीडबैक के, ये वाली F0 इज इक्वल टू 1/2πL, इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो दोनों में से क्या सीरीज रेजोनेंस की आपकी फ्रिक्वेंसी बड़ी होगी या पैरेलल रेजोनेंस जब आपने क्रिस्टल को बीच में फीडबैक के तौर पर डाल दिया। उधर भी हम क्रिस्टल तो डाल रहे थे लेकिन अभी उससे फीडबैक नहीं थे करा रहे शुरू में,
ठीक है। अब हम क्रिस्टल से फीडबैक भी करा रहे हैं, जब क्रिस्टल से फीडबैक कराते हैं तो फिर वो पैरेलल रेजोनेंस आपको देगा ना। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू, F0 या FP, सीरीज रेजोनेंस या पैरेलल रेजोनेंस, कौन आपको इफेक्टिव वैल्यू। तो यहाँ से पहले हम इफेक्टिव सर्किट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं RP पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर। पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो वो R इज इक्वल टू Q/2πfc, ये वाली आपके पास फॉर्म आ जाएगी। फिर Q रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। यहाँ पे Q जो है ये चार्ज नहीं है, आपने इसको समझना, ये क्वालिटी फैक्टर है सर्किट का। RP जो है जो आपकी जो इफेक्टिव सर्किट रेजिस्टेंस है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की, वो इक्वल है 1/2πfpc। ये 1/2πfpc जो ये रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस को ही शो कर रहा है ना। C जो है आपको अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ये जो C है ये 1/C, ये बराबर है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 1/cc यानी क्रिस्टल की कैपेसिटेंस प्लस 1/ch यानी होल्डर की कैपेसिटेंस। तो 1/C तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1/cc प्लस 1/ch। तो और जो आपके पास तो ये टोटल रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है बन रही यहाँ पे ना। तो RP जो है वो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर के बराबर है, Q जो है वो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट के बराबर है। दिस इज वेरी हाई, द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्लाइटली हायर देन द F0। अब हमने सोचा था कि कौन सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली वेरी हायर होती है F0 से, जो कि सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी आपकी। तो यहाँ पे ये जो पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो उससे स्लाइटली ज़्यादा है। और ये जो आप, क्योंकि आपने क्रिस्टल को हायर कर लिया अब अपने लिए ना फीडबैक के लिए, तो जब क्रिस्टल आप हायर कर लेते हैं तो वहाँ उसकी वजह से आपकी पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। सो दिस ये क्रिस्टल एम्प्लॉय करने से दिस मोड द हाई रेजिस्टेंस मोड एज अ रेजोनेंट सर्किट इन द गेट। और ये इस वजह से हुआ है कि वो जो आपने हाई रेजिस्टेंस मोड जो है वो किया है रेजोनेंट सर्किट का गेट के ऊपर। और इन अ ड्रेन ट्यून्ड FET ऑसिलेटर आपने जो पीछे यूज़ किया है, द ट्यून्ड सर्किट सप्लाइज अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर फिल्टर बट द क्रिस्टल पैरेलल रेजोनेंस फिक्सेस द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो क्रिस्टल पैरेलल रेजोनेंस है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, जबकि जो आपका ट्यून्ड सर्किट है, जो FET ट्यून्ड सर्किट है, वो सप्लाई करता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर, यानी वो आपको फिल्टर दे देता है कि आप अपनी सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी उससे ले सकते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल पैरेलल रेजोनेंस है वो क्या करता है कि वो आपकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी उसको कंट्रोल के, जो ऑसिलेट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। सो चेंजेस इन द लोड यानी आउटपुट में जो चेंजेस आ रही हैं ऑसिलेटर में विल चेंज द गेन, वो गेन को भी चेंज करेगा, देयर बाय कॉज द चेंज इन द मिलर इफेक्ट जो कैपेसिटेंस है। अब वो मिलर इफेक्ट की कैपेसिटेंस होती थी CIE, अगर आपको याद हो जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी है। CIE जो है वो होती थी मिलर इफेक्ट की कैपेसिटेंस, और वो CIE जो है वो पैरेलल है विद द ट्यून्ड सर्किट ऑफ एन LC ऑसिलेटर एंड शिफ्ट्स द फ्रीक्वेंसी। वो जो उसकी इंटरनल कैपेसिटेंस होती थी आपके सर्किट के अंदर मिलर इफेक्ट की वजह से, वो क्या करती है LC सर्किट की जो ऑसिलेटर की उसकी शिफ्ट करती है फ्रीक्वेंसी को। और वो जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट उसका होता है वो रिड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ लार्ज टैंक कैपेसिटेंस। अगर आप चाहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कम से कम हो तो आप एक लार्ज टैंक जो है सर्किट इस्तेमाल करें, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो एंड स्मॉल l यानी इंडक्टेंस, वो टैंक की कैपेसिटेंस लार्ज होनी चाहिए और इंडक्टेंस स्मॉल होनी चाहिए। आपने एक ऐसा टैंक सर्किट इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कम से कम हो, कि जिसकी कैपेसिटेंस उसके लिए आपको लार्ज जो टैंक सर्किट है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी लार्ज कैपेसिटेंस और स्मॉल इंडक्टेंस हो इन द सर्किट, और उससे ग्रेटर स्टेबिलिटी अचीव होगी बाय द यूज़ ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल के इस्तेमाल से आपकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जो कि चूंकि सिंस द मिलर कैपेसिटेंस अपीयर्स इन द पैरेलल विद CH, तो क्योंकि वो जो CIE है जो मिलर कैपेसिटेंस है वो पैरेलल में होती है होल्डर की कैपेसिटेंस के साथ, सो उस वजह से आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो विद चेंज इन द और जब आप होल्डर के कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं विच इज़ इन सीरीज विद द CC जो आपके क्रिस्टल के कैपेसिटेंस है, द इफेक्टिव ट्यूनिंग जो कैपेसिटेंस C इज़ नॉट अप्रिशिएबली चेंज्ड। तो हम देखते हैं कि उसकी ज़्यादा उसके होल्डर की कैपेसिटेंस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब आप होल्डर के कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं तो उससे ये क्योंकि ये CH और CC दोनों सीरीज में थे ना, तो उससे हमने देखा कि टोटल ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है उसके ऊपर कोई इतना अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता। सो टू आइसोलेट एन ऑसिलेटर फ्रॉम सच चेंजेस इन द लोड, यानी आउटपुट में अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑसिलेटर को आप अलग करना चाहते हैं तमाम चेंजेस से दैट माइट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी, द ऑसिलेटर इज ऑफन फॉलोड बाय अ बफर एम्पलीफायर। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारी चेंजेस जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी हैं ये चेंजिंग्स हम इन चेंजिंग से अलग कर लें अपने ऑसिलेटर को, तो उसके लिए हमें एक बफर एम्पलीफायर हम लगा सकते हैं इन सबको इग्नोर करके। बफर एम्पलीफायर क्या होता है? यूनिटी गेन एम्पलीफायर होता है। वो एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसकी गेन जो है ना वो हमेशा 1 के बराबर होती है। सो दिस इज डिजाइन टू प्रेजेंट अ कांस्टेंट एंड हाई इंपीडेंस लोड टू द ऑसिलेटर, जिससे आपको आउटपुट पे और जो लोड है आउटपुट पे मिलता है उसकी हाई इंपीडेंस होगी,
जब इम्पिडेंस बहुत हाई होगी ऑसिलेटर की तो उससे फिर आपका एक कांस्टेंट सा आउटपुट मिलेगा, चाहे छोटा ही आउटपुट मिले लेकिन वो ज़रा उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो एमिटर फॉलोअर जो है उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। तो हम इसको एमिटर फॉलोअर और एमिटर फॉलोअर सर्किट जो है उसके लिए हम उसको कहते हैं कि वो ज़्यादा सुटेबल सर्किट है, जिसमें आपको आउटपुट पे स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा आप अटेन कर सकते हैं। ठीक है, एमिटर फॉलोअर को हम कॉमन कलेक्टर सर्किट भी कहते हैं ना। तो कॉमन कलेक्टर सर्किट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके वो ज़्यादा आपको अच्छा आउटपुट जो है वो रिजल्ट देगा, जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और ये सारी चेंजिंग्स का जो इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी पे वो कम से कम होगा। तो ये हमने क्रिस्टल की मदद से देख लिया, स्टेबिलिटी ज़्यादा अचीव हो गई। और हमने देखा कि बीजेटी वाला भी हमने देखा और फिर एफईटी के साथ भी हमने दोनों की ट्यूनिंग करके देखी। फिर मिलर इफेक्ट का जो कैपेसिटेंस है उसको भी हमने देखा कि उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है आपके सर्किट में, होल्डर की कैपेसिटेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारे चेंजेस हमने ये देख लिए। और ये अब 2 टॉपिक्स आपके इसमें नहीं है चैप्टर में, 10.7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है तो आपकी जो सिलेबस में। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। मैंने आपको ये बताया था कंडीशंस ऑफ द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस की, एक तो बीटा जो प्रोडक्ट है फीडबैक फैक्टर का और गेन का, दैट शुड बी -1, और इसकी जो नेट शिफ्ट है, फेज शिफ्ट है, वो 0 या 360 डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद वोल्टेज गेन कंडीशन क्या थी फॉर ऑसिलेटर स्टार्टअप के लिए, कि वोल्टेज गेन अगर आप ऑसिलेशन स्टार्ट कराना चाहते हैं तो आपकी लूप गेन शुरू में ग्रेटर देन यूनिटी होनी चाहिए, यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपकी लूप गेन 1 से बड़ी होगी शुरू में, यानी ए बीटा का फैक्टर आप समझे कि शुरू में ग्रेटर देन 1 होगा और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो -1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉलपिट्स एंड क्लैप ऑसिलेटर। अब जो क्लैप ऑसिलेटर आपके सिलेबस में इन डिटेल नहीं है, कॉलपिट्स हमने पढ़ा है। कॉलपिट्स में हमने देखा था कि कैपेसिटर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, इसे कैपेसिटर डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, तो टैंक सर्किट में आपके पास क्या होता है, कैपेसिटर डिवाइड होता है, इंडक्टर एक ही होता है। क्लैप ऑसिलेशन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो कॉलपिट्स में आप कैपेसिटिव डिवाइड करते हैं, कैपेसिटर डिवाइडर वोल्टेज होती है एलसी में, और क्लैप ऑसिलेटर इज द वेरिएशन ऑफ द कॉलपिट्स विद कैपेसिटर एडेड इन सीरीज विद इंडक्टर। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास वो जो इंडक्टर लगा होता है, एक तो आपने कैपेसिटर डिवाइड कर लिया, उसके बाद जो इंडक्टर अकेला होता है उसके साथ भी इन सीरीज आप एक कैपेसिटर ऐड कर देते हैं अपने सर्किट में, तो वो क्लैप ऑसिलेटर बन जाता है। ठीक है, यानी ये सिचुएशन बनती है कि एक तो आपने ये आपका एक तो ये हो गया ना, आपने कैपेसिटर को जो है ये इंडक्टर एल हो गया जो कि सिंगल है, और ये आपके 2 वेरिएबल कैपेसिटर, एक C1 और दूसरा वेरिएबल कैपेसिटर है C2। ठीक है, ये आपका कॉलपिट्स नॉर्मल कॉलपिट्स ऑसिलेटर है। अब ये जो इंडक्टर आपने एल लगाया हुआ है ना, इसके साथ भी अगर आप सीरीज़ में जो है वो एक कैपेसिटर ऐड कर दें तो फिर आपका ये जो सर्किट है ना, ये आपका क्लैप ऑसिलेटर बन जाता है। तो आप एक कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में ऐड करके इंडक्टर के साथ इसको क्लैप ऑसिलेटर बना सकते हैं नॉर्मल कॉलपिट्स ऑसिलेटर से। ठीक है, तो ये सारा आगे थ्रू आउट आप अपना जो टैंक सर्किट है वो आप बना सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद एक मेन डिफरेंस मुझे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्टली ऑसिलेटर एंड कॉलपिट्स ऑसिलेटर। तो हाउ कैन यू, ये जैसे कॉलपिट्स और हार्टली का, जैसे कॉलपिट्स ऑसिलेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैपेसिटर डिवाइडर से और हार्टली ऑसिलेटर इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर से होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एफईटी एम्पलीफायर इन द कॉलपिट्स और अगर आप एफईटी यूज़ करेंगे बीजेटी की बजाय, उसका क्या फ़ायदा होगा, तो हायर इनपुट इंपिडेंस हैज़ लेस लोडिंग इफेक्ट ऑन द रेजोनेंट फीडबैक सर्किट। तो उसकी क्या हो जाएगी, इनपुट इंपिडेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो उसकी इनपुट इम्पिडेंस बढ़ेगी उससे लोडिंग इफेक्ट जो है वो कम से कम होंगे रेजोनेंट सर्किट पे, जो फीडबैक सर्किट पे कम से कम लोडिंग इफेक्ट आएंगे। तो ये फ़र्क होता है एफईटी सर्किट यूज़ करने से, कि आपकी इनपुट की इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उससे आपकी क्या होगी कि आपका आउटपुट पे जो रेजोनेंट इफेक्ट के ऊपर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो इफेक्ट है वो कम से कम आएंगे, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा अचीव हो जाएगी। So, what is the phase shift through the RC feedback circuit in a phase shift oscillator 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री RC फीडबैक में अगर आप टोटल 360 डिग्री का फीडबैक आप चाहते हैं ना कि आपका फेज शिफ्ट हो, तो उसके लिए 3 RC सर्किट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका कंट्रीब्यूटर टोटल 180 डिग्री। 3 RC सर्किट्स हैं, यानी आपका जो RC रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट्स हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं 180 डिग्री, टोटल ऑफ 180 डिग्री, एंड द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंट्रीब्यूट्स 180 डिग्री। तो तीनों आरसी सर्किट मिलकर 180 डिग्री देते हैं और एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मिलकर 180 डिग्री देता है, तो फिर टोटल 360 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है, जिसका मतलब था 0 फेस शिफ्ट या नो फेस शिफ्ट। तो ये इसलिए हम फेस शिफ्ट में ये वाला यूज़ करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक मैंने कहा था सिर्फ डिफाइन के हद तक, इसीलिए ये शॉर्ट में आप ये याद करेंगे, बट इस कि फेस शिफ्ट आरसी फीडबैक से आपको क्या फ़ायदा होता है फेस शिफ्ट में, तो यही होता है कि आपका टोटल जो फेस शिफ्ट है वो 360 डिग्री का हो जाता है। 180 डिग्री आरसी 3 आरसी सर्किट से मिलता है और 180 डिग्री इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से मिलता है, और मिला के दोनों का 360 डिग्री बन जाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फीडबैक सर्किट। अच्छा, 360 डिग्री का हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसा आउटपुट होता है वैसा ही फीडबैक आप देंगे।
ठीक है, यानी क्रस्ट का क्रस्ट रहता है, ट्रफ का ट्रफ रहता है। तो ये एक इसका फ़ायदा होता है। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फीडबैक सर्किट का क्या पर्पज़ है उसका? द फीडबैक सर्किट प्रोवाइड्स अटेनुएशन एंड फेस शिफ्ट। फीडबैक सर्किट का फ़ायदा ये होता है कि आप उससे अटेनुएशन और फेस शिफ्ट हासिल। अटेनुएशन का मतलब है कि आप जो है ना, एक तो आउटपुट जो हासिल कर रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड को आप चेंज कर सकते हैं, अटेनुएट कर सकते हैं, और उसके बाद फेस शिफ्ट आप उसमें लेके आ सकते हैं, यानी एम्पलीट्यूड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके एंगल में, तो 180 डिग्री से 360 डिग्री उसको भी आप चेंज कर सकते हैं फीडबैक सर्किट से। अच्छा, उसके बाद इज द फीडबैक नेगेटिव और पॉजिटिव? ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होती है। विच टाइप ऑफ द ऑसिलेटर इज द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ द फीडबैक ऑसिलेटर? तो ज़्यादा स्टेबल इनमें से कौन सा? क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो भी आपने सबसे एंड पे पढ़ा है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ द फीडबैक ऑसिलेटर इन व्हाट वे? इन अ क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। कैसे बेटर है एलसी, नॉर्मल एलसी ऑसिलेटर से, इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेटर से? तो स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, इसलिए वो ज़्यादा वाइडली यूज होता है कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर्स के अंदर और रिसीवर्स में, वेयर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमें जब आउटपुट चाहिए तो उसमें हमें नहीं चाहिए, उसमें हार्मोनिक इफेक्ट्स नहीं चाहिए होते, ठीक है ना, और वो जो है उसमें कहीं पर डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए होती। तो फिर वहाँ पे ये हम स्टेबल जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वहाँ पे यूज़ करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी अचीव होती है। अब ये जो सॉल्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपका, ये हमने कॉलपिट्स ऑसिलेटर के लिए जब भी वो कहेंगे तो ये आपने पहले सी को ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, और फिर अपनी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में पुट करके आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे भी वही काम है कॉलपिट्स ऑसिलेटर का, ठीक है। अपने सी को आपने पहले कैलकुलेट करके और इसमें फार्मूले में पुट करना है। तो ये 2-4 एग्जाम्पल्स हैं, और वो भी सिर्फ कॉलपिट्स ऑसिलेटर की हैं ज़्यादातर सारी, ये 5 एग्जाम्पल्स हैं टोटल। तो इसमें भी ये देखें, सी जो है उसको आपने पहले उस तरीके से, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और उसकी आपको इंडक्टर एक दिया हुआ है और सी 2 दिए हुए, CE और CH ना। तो इट मीन्स कि आपने सी को पहले अपने सीरीज वाले तरीके से CE CH ओवर CE प्लस CH करके वो कैलकुलेट किया, और एक चूंकि इंडक्टेंस आपको एक दी हुई है तो वो आप इसमें पुट करेंगे अपनी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। पैरेलल रेजोनेंस में भी वही होगी और सीरीज रेजोनेंस भी वही होती है। चाहे सीरीज रेजोनेंस हो, देखें वही आंसर आ रहा है, चाहे पैरेलल रेजोनेंस हो, दोनों का रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला तो सेम होता है ना, तो सेम आपका आंसर आएंगे दोनों में। उसके बाद ट्रांजिस्टर कॉलपिट्स ऑसिलेटर एक इंडक्टेंस दी हुई है माइक्रो हेनरी में, और C1 C2 दोनों उनका बराबर है पिको फैरड में, ठीक है ना। तो आपने C1 C2 ये पिको फैरड वाली वैल्यूज पुट की हैं, ये कॉलपिट्स ऑसिलेटर का, ये सीरीज में जब आप C1 C2 लगाते हैं, और फ्रिक्वेंसी आपने लगाई है 1/2 के फार्मूले से, और ये आपके पास मेगाहर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी आ गई। लास्ट में पैरामीटर्स ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर का बताया हुआ है, उसकी एक इंडक्टेंस उन्होंने आपको 0.8 हेनरी, और C1 और C2 जो है दोनों पिको फैरड में दी हुए, रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है। आपने इसमें क्या करना है कि आपके पास सिंपली वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का ये फार्मूला है, इंडक्टेंस की वैल्यू पुट की है, और इसमें आपने सी जो है ना पहले C1 के साथ इसकी फ्रिक्वेंसी निकाली है, ठीक है। और C1 के साथ निकालने के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज दोनों अलग अलग निकालनी है, F1 अलग से निकालनी है, F2 अलग से निकालनी है, तो F1 के लिए हमने C1 पुट किया, ठीक है। और जब हम उसको करेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए, हमें पता है सी जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है C1 और C2 का, वो फार्मूला लगाया, और जब F2 निकालेंगे तो फिर ये जो हमने C1 सीरीज कॉम्बिनेशन लगा के जो C निकाली है फिर वो पुट करेंगे, ठीक है। जब F1 निकाली थी तो हमने सिर्फ C1 की वैल्यू पुट की थी, लेकिन जब F2 निकालेंगे तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे और वो सी निकाल के फिर F2 निकालेंगे। तो ये छोटी सी एग्जांपल्स थी जो अब वो आपको दे सकते हैं पार्ट बी के तौर पे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तो इसके साथ ही हमारा ये जो ऑसिलेटर का चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। आपने हर तरह का, और जो हार्टली ऑसिलेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर पढ़े, पॉजिटिव फीडबैक इसमें यूज़ होती है, हार्टली, कॉलपिट्स और क्लैप ऑसिलेटर की भी थोड़ी सी हमने इसको डिफाइन कर लिया, उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया अपने कॉलपिट्स के साथ। वो क्लैप ऑसिलेटर बेसिकली कॉलपिट ऑसिलेटर की थोड़ी सी आगे एडवांसमेंट होती है। उसके बाद आपने जो है वो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी इसमें देख ली कि प्रैक्टिकली आप ऑसिलेटर्स को आज हमने देखा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छा जो ऑसिलेटर है वो आपने देखा कि वो कौन सा है आपका, वो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ठीक है। तो उसको भी हमने इन डिटेल देख लिया है। तो ये पूरा चैप्टर आपका ऑसिलेटर का यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और आपके सिलेबस में मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। ऑसिलेटर का चैप्टर जो है इसका इंशाल्लाह इन मिनट्स के बाद मैं आपका एक क्विज रख लूँगी, तो इसको हम बाद में तैयार करेंगे। अभी आप वो फर्स्ट 3 चैप्टर पावर एम्पलीफायर का और नेगेटिव फीडबैक और सबसे पहले वाला जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये आप 3 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करें अपने मिनट्स के लिए। और कोई भी मसला हो, परेशानी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अब होगा तो हम अपने मज़ीद आगे फर्दर जो है वो स्टडी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, सारे लेक्चर्स अच्छे से लें और कोई भी लेक्चर मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़।